हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ग्रामीण जीवन और समाज नामक पाठ के बारे में बताने जा रहे हैं। तो मध्यकालीन समय में राजस्व का संग्रह किस प्रकार किया जाता था। राजस्व का दो शब्दों से मिलकर बना है राजन स्वर, राजा का धन। तो राजा अपने राज्य को चलाने के लिए उसको धन की आवश्यकता पड़ती थी और उस धन को इकट्ठा करने के लिए जो वह राजस्व इकट्ठा करता था या धन इकट्ठा करता था उसको राजस्व। तो मध्यकालीन समय में ग्रामीण क्षेत्रों में वह भूमि का मूल्यांकन किया जाता था और मूल्यांकन करने के बाद किसानों के उपज का 1/3 भाग कर के रूप में प्राप्त किया जाता था। इसमें प्रांतीय और ग्रामीण स्तरों पे अधिकारियों के कार्य के लिए नियुक्त किया गया। इस प्रणाली की जटिलता धीरे धीरे कम हो गई क्योंकि मुगल साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया था और इस समय इजरा खेती की व्यवस्था शुरू की गई थी। इस प्रणाली के तहत कर आयुक्त या इजरा किसानों को कर लेने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये स्वयं के लिए कर का 10वां हिस्सा रख सकते थे। माने इजरा जो सिस्टम था उसमें किसानों को नियुक्त किया जाता था कर वसूल करने के लिए और वे कर का जो है 1/10 भाग जो है वह अपने पास रख सकते थे। ये किसान का शोषण करने को प्रलोभित थे और अपने लाभ के लिए अधिक कर एकत्र करने लगे और इन जमींदारों के पास भूमि का स्वामित्व नहीं था, वे केवल राजस्व एकत्र कर सकते थे। यद्यपि किसान जलवायु और वर्षा पर बहुत निर्भर थे, गांव आत्मनिर्भरता के स्तर को प्राप्त करने में सफल रहे। एक ब्रिटिश प्रशासक सर चार्ल्स मेटकाफ ने उन्हें छोटे गणराज्य कहा। वहां साप्ताहिक बाजार लगता था जहां लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए एकत्र होते थे। हालांकि सिंचाई की सुविधा शासकों द्वारा प्रदान की जाती थी, लेकिन वे पूरी तरह से किसानों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों के अंतर्गत राजस्व नीति भूमि के राजस्व का नियमित भुगतान सुरक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ मध्यस्थों के साथ मांग के अनुसार भुगतान का निपटारा करने का निर्णय लिया, जो राजस्व के भुगतान के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। लंबे समय तक चर्चा में के बाद 1793 ईस्वी में बंगाल और बिहार में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त प्रस्तुत किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त इस प्रणाली के अंतर्गत जमींदारों को उनकी संपदा पर स्वामित्व के पूर्ण अधिकार दिए गए, जो अब तक केवल राजस्व किसान थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उत्तराधिकारी लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड लेजरी संपत्ति के अधिकार, निश्चित राजस्व और निश्चित कराधान पर गहरा विश्वास रखते थे। परिणामस्वरूप उन्होंने उत्तरी भारत के एक नए अधिग्रहित क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ करने का प्रयास किया और 19वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों में उड़ीसा और मद्रास प्रांत में कुछ हिस्सों में इसको लागू किया गया। उद्देश्य और प्रभाव। इस नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य अंग्रेजी प्रतिरूप पर आधारित एक नए वर्ग के जमींदारों का निर्णय करना था। यह महसूस किया गया कि छोटी संख्या में अंग्रेज एक विशाल जनसंख्या पर पकड़ रखते हैं और अब वह पूर्णतः निश्चित हो गया कि एक नए वर्ग के निर्माण के जरिए अपनी शक्ति का एक सामाजिक आधार स्थापित हो। इसके हित सहायक हिस्सेदारी एक ग्राह्य प्राप्त करने के माध्यम से अंग्रेजी शासन के रखरखाव के बाध्य हो। यह विवाद कई बार हुआ और इसको सबसे अच्छा उदाहरण 1857 ईस्वी का विद्रोह था। इसके दौरान उभरा अभिजात वर्ग अंग्रेजों के पक्ष में खड़ा हो गया और जिस कारण लॉर्ड कैनिंग ने जमींदारों को तूफान का जल तोड़ कहा। किसान व खेतिहरों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। जमींदार अपनी संपत्ति पर रहने के स्थान पर नगरों में
विलासितापूर्ण जीवन पसंद करते थे और एक प्रकार से सुदूर चूषक पंप बन गए थे, क्योंकि उच्च किराए, करों और जनसंख्या में वृद्धि के कारण भूमि से आय की कमी आई और जमींदार और जुताई करने वाले के बीच का अंतर और गहरा हो गया। और इस प्रकार सबसे ज्यादा अशांति जमींदार के कृषि क्षेत्र पर पाई गई। इस नीति ने अंग्रेजों अस्थायी राजस्व और एक वफादार अभिजात वर्ग के रूप में समृद्ध लाभांश दिया, लेकिन भूस्वामी किसानों ने समस्या के तीखे रूप में उजागर किया, जबकि रैयतवाड़ी किसानों ने राजस्व की अत्यधिक दरों का सामना किया और जमींदार किसान का महत्वपूर्ण विलीन हुआ। 1800 और 1810 के बीच किराए लगभग दोगुने हो गए। सरकार ने जमींदारों को किसान की संपत्ति को जब्त करने और उसे गिरफ्तार करने की शक्ति दी, जिससे किसान के पास अवैध या अन्यायपूर्ण कब्जे या गिरफ्तारी के खिलाफ निवारण का कोई अन्य साधन नहीं था। नागरिक न्यायालयों में थोड़ी सी राहत थी, क्योंकि बिना पिछले सर्वेक्षण अधिकारों के आलेख और आकलन के एक निश्चित पद्धति के बिना समझौता किया जाना था। जमींदार का वर्चस्व इतने हद तक स्वीकृत तथ्य तक बन गया कि किराएदार जिसके पास पर्याप्त अधिकार थे, अच्छा से किराएदार बन गए। राजस्व का बोझ ने जमींदारों को मजबूर पकड़ और नगद फसल की खेती की ओर ले गया, जिससे विनाशकारी परिणाम सामने आए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के वक्तव्य में किसानों की कष्टप्रदता और भयावह स्थिति भूलती रही, जब उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षित रूप से यह दावा कर सकता हूं कि हिंदुस्तान में कंपनी क्षेत्र का एक तिहाई हिस्सा अब बंगाली जंगली जंतुओं का एक जंगल है, जहां कभी किसानों की हलचल थी। इस नीति के पीछे अंग्रेजों के मुख्य उद्देश्य राजस्व को स्थिर करना और बढ़ाना था। भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्लज्ज और क्रूर लूट में सहायता करने के लिए अपने उपनिवेश में जमींदारों का वफादार वर्ग बनाना था। इसका प्रभाव विनाशकारी था। किसान किराए और करों के बोझ को झेलने में असमर्थ थे और जो शीघ्र ही इच्छायुक्त किराएदार में बदल गए। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रांत में जब थॉमस मुनरो गवर्नर थे तो रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रस्तुत करने का निर्णय लिया, क्योंकि जमींदारों की अनुपस्थिति में अस्थायी बंदोबस्त संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त इस समय 1825 ईस्वी में सरकार के पास प्रशासन की अच्छी तरह से विकसित मशीनरी थी और यह महसूस किया गया कि वह सीधे किसानों से राजस्व एकत्र करने में सक्षम थी। इस प्रकार अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत होने वाले वित्तीय नुकसान से बचा जा सकता है। पिछले 20 अकाल रहित वर्षों के दौरान भूमि की उपजाऊ क्षमता और भूमि के शुद्ध आय के अनुसार भूमि राजस्व का मूल्यांकन किया जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत 30 वर्ष में एक बार भूमि राजस्व के आवधिक संशोधन का प्रावधान किया गया। इन क्षेत्रों में किसानों की संपत्ति के अधिकार का उपहार दिया गया और वास्तव में किसानों की दृष्टिकोण से अस्थायी बंदोबस्त की तुलना में बेहतर व्यवस्था थी। लेकिन मानसून की अनियमितता के कारण भारत में फसल के उत्पादन में कर सकता के शीघ्र ही रैयतवाड़ी व्यवस्था को भारतीय कृषि का सुनिश्चित भार बना दिया। बड़ी संख्या में किसान कर्जदार हो गए और उनकी भूमि को कर्जदाताओं द्वारा हड़प लिया गया और जिन्होंने बाद में स्वयं भूमि हार कुलीन तंत्र के रूप में स्थापित किया। महालवाड़ी व्यवस्था आगरा और अवध के संयुक्त प्रांतों और पंजाब में भी भूमि राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति, जिसे महावाड़ी या संयुक्त गांव व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, प्रस्तुत की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत मूल्यांकन स्वामित्व खेती के सिद्धांत पर किया जाता था। इसकी कल्पना हार्ट मैकेंजी द्वारा की गई। भूमि राजस्व को एकत्र करने के प्रति पूरा महाल या गांव सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता था और प्रत्येक गांव के मुखिया पर भूमि राजस्व एकत्र करने की विशेष जिम्मेदारी थी।
महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि राजस्व के अवधि के संशोधन के लिए प्रावधान किया गया और भारत में ग्रामीण जनसंख्या इन व्यवस्थाओं का प्रारंभ होने और उसके द्वारा चुकाए जाने वाले राजस्व की उच्च दर के अत्यंत निर्धनता में पहुंच गई। प्रशासक, राजस्व आयुक्त, जमींदार और महाजनों ने किसानों का शोषण किया। अक्सर कृषि में दंगे होने लगे और देहातों के छोटे गणतंत्रों ने अपनी आत्मनिर्भरता खो दी और यूरोप में औद्योगिक क्रांति का काल था। यूरोपीय कारखानों ने सस्ते दरों पर वस्तुओं का उत्पादन किया जिससे भारतीय कारीगर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके और हस्तशिल्प के कम मांग की कई कारीगरों और हस्तशिल्पों की नगर छोड़कर वापस कृषि पर जाने का मार्ग बनाया, जिससे कृषि पर आत्मनिर्भरता उत्पन्न की।